नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की खबरों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों पर इजराइल की दो टूक। कहा ईरान को भुगतना होगा अपने किए का नतीजा। ईरान ने भी इजरायली एक्शन का तेज और घातक जवाब देने की दी धमकी। इजरायली वॉर कैबिनेट की लगातार तीसरे दिन बैठक। गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल का सैन्य अभियान जारी। मध्य गाजा में कई आतंकी ठिकानों पर इजरायली सेना के ताबड़तोड़ हमले। पश्चिमी तट से इजरायली सुरक्षा बलों ने पकड़े कई मोस्ट वांटेड फिलिस्तीनी। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस की कार्रवाई का दूसरा दिन। अदालत में पेशी से पहले ट्रंप ने मुकदमे को बताया अपमानजनक। 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले महिला को पैसे देकर मुंह बंद करवाने का आरोप। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने सिडनी के चर्च में हुई चाकूबाजी को बताया आतंकी वारदात। 16 वर्षीय हमलावर ने बिशप सहित 4 लोगों पर किया था चाकू से हमला। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार। पाकिस्तान से लेकर खाड़ी देशों तक कई जगह भारी बारिश और बाढ़ का कहर। ओमान में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत। बाढ़ ने दुबई की भी रोकी रफ्तार। अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और रूस में भी हुआ जानमाल का नुकसान। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने कहा है कि वो जवाब जरूर देगा। वहीं इजरायली जवाबी कार्रवाई की आहट के बीच ईरान की तरफ से भी बयानबाजी लगातार जारी है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली एक्शन की स्थिति में तेज और घातक जवाब देने की बात कही है। इस बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। लेबनान में इजरायली सेना के एक हमले में हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर की मौत की सूचना है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद अपने जवाबी कदम को अंतिम रूप दे रहे इजराइल ने स्पष्ट कर दिया है कि जवाब जरूर दिया जाएगा। इजराइल के सेना प्रमुख ने कहा कि ईरान अपनी हरकत के नतीजे भुगतेगा। उन्होंने कहा कि ईरानी हमले ने मध्य पूर्व में सहयोग की नई संभावनाएं पैदा की हैं। ध्यान रहे कि इजराइल के रक्षा मंत्री इससे पहले कह चुके हैं कि घटना ईरान के खतरे के खिलाफ एकजुट होने का अवसर है। हम स्थिति का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। हमारी चौकसी सर्वोच्च स्तर पर है। ईरान को अपने एक्शन के परिणाम भुगतने होंगे। हम अपने जवाबी कदम का अपने अनुसार चयन करेंगे। इजराइल का कहना है कि ईरान ने उसकी रणनीतिक क्षमताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए हमला किया। ये अपने आप में पहली घटना है, इसलिए इसका जवाब तो बनता है। वैसे इजराइल अमेरिका, ब्रिटेन और जॉर्डन जैसे देशों का आभार भी जता रहा है, जिन्होंने ईरानी ड्रोन और मिसाइल मार गिराने में मदद की थी। इजरायली जवाबी कार्रवाई की आहट के बीच ईरान की तरफ से बयानबाजी लगातार जारी है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजरायली एक्शन की स्थिति में तेज और घातक जवाब देने की बात कही है। वहीं ईरानी उप विदेश मंत्री ने भी सरकारी टीवी चैनल के साथ बातचीत में कहा कि अब इजराइल ने कार्रवाई की तो ईरान का जवाब घंटों में नहीं, सेकंड में आएगा। अगर इजरायली सरकार ने गलती की तो जैसा कि हमारे सैन्य कमांडर कह चुके हैं, इस बार ईरान का जवाब कम से कम नहीं होगा, बल्कि यह तेजी से दिया जाएगा और गंभीर होगा। अगर उन्होंने हमारी जमीन या ईरानी लोगों और ईरानी हितों के खिलाफ छोटी सी भी कार्रवाई की तो इन्हें निर्णायक और सख्त जवाब दिया जाएगा। और इस जवाब में 12-13 दिन नहीं लगेंगे, बल्कि अब की जवाब सेकेंडों में मिलेगा।
इजराइल की जवाबी कार्रवाई को लेकर विश्व समुदाय में भी संशय और अनिश्चितता की स्थिति है। वैसे तो कई बड़े देशों ने दोनों पक्षों से तनाव और न बढ़ाने की अपील की है, लेकिन फिर भी आशंकाओं के बादल नहीं छटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने इस आशंका को लेकर चिंता जताई है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को जवाबी कार्रवाई में निशाना बनाया जा सकता है। हम टकराव को पूरे क्षेत्र में फैलने से रोकने की अपील करते हैं। हालिया घटनाक्रम के बाद हम सभी पक्षों से संयम की अपील करते हैं ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहे। इजराइल ईरान टकराव पर कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। अमेरिका का दौरा कर रहे इराक के प्रधानमंत्री शिया अल सुदानी ने वॉशिंगटन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस वार्ता में इराकी प्रधानमंत्री दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते नजर आए। हम सदैव सर्वाधिक संयम की वकालत करते हैं। दरअसल हम यहाँ ईरान या मध्य पूर्व की बात नहीं कर रहे हैं। ये मुद्दा किसी भी परमाणु ठिकाने पर किसी भी हमले से बचने का है। तनाव न बढ़ने देने का आह्वान पश्चिमी देश भी कर रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने एक बार फिर इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्धता जताई, लेकिन साथ ही तनाव कम करने पर भी जोर दिया। हम क्षेत्र में तनाव बढ़ाने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन क्षेत्र में मौजूद अपने बलों की सुरक्षा के लिए हम जरूरी उपाय करेंगे। हम इजराइल की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। इजराइल द्वारा स्पष्ट रूप से जवाबी कार्रवाई की बात कहने के बाद अब निगाहें इस बात पर हैं कि इस एक्शन का प्रारूप क्या होगा। कई जानकार मानते हैं कि इजराइल सीधे ईरान को निशाना बनाने के बजाय क्षेत्र में मौजूद हिजबुल्ला और हुती विद्रोहियों जैसे उसके प्रॉक्सी बलों पर कार्रवाई कर सकता है। सीधे जवाबी एक्शन से लेकर साइबर और ईरान को कूटनीतिक रूप से अकेला करने जैसे संभावित विकल्पों का भी कयास लगाया जा रहा है। और इस सब के बीच इजराइल और हमास के बीच भीषण संघर्ष लगातार जारी है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के कई अड्डों को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया। वहीं इजरायली सेना रफा में भी सैन्य ऑपरेशन को लेकर कटिबद्ध नजर आ रही है। इस बीच अमेरिका ने हमास पर शांति प्रस्ताव में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने अपने रुख में काफ़ी नरमी पैदा की है, लेकिन हमास हठधर्मी दिखा रहा है। 193 दिन बीतने के बाद भी इजराइल और हमास में वैसा ही भीषण टकराव जारी है। इजराइल गजा में अपने सैन्य अभियान को धार देने में लगा है। गजा के अलग अलग इलाकों में हमास के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। पूर्वोत्तर गजा में स्थित बैत हुनून में इजरायली सेना ने ऑपरेशन चलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां देखी गईं। इजरायली सेना मध्य गजा में भी हमास के ठिकानों पर हमले कर रही है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने हमास के कई अड्डों को बमबारी करके ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई में हमास के कुछ आतंकियों के ढेर होने की भी खबर है। जिन अड्डों को निशाना बनाया गया उनमें हमास के आतंकियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सुरंगों का एक नेटवर्क भी शामिल है। इस बीच इजरायली सेना रफा में सैन्य ऑपरेशन को लेकर कटिबद्ध नजर आ रही है। ये इलाका गाजा पट्टी और मिस्र की सीमा पर स्थित है और इसी एक रास्ते से गाजा में मानवीय सहायता आती है। ऐसे में कई देशों ने इजराइल से अपील की है कि वो रफा में अपनी फौजें न उतारें। हालांकि इजरायली जहाज़ों ने कुछ आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। इजराइल का कहना है कि इस क्षेत्र को हमास के आतंकी सुरक्षित ठिकाने के तौर पर प्रयोग कर रहे हैं। उधर आम लोग सैन्य ऑपरेशन की आशंका से डरे हुए हैं। हमारी बात न तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी सुन रही है और न ही अरब देश और न अमेरिका। संघर्ष को अब 7 महीने हो रहे हैं, लेकिन किसी को गजा के आम नागरिकों की चिंता नहीं है। गजा में लड़ाई जारी है तो टकराव की खबरें पश्चिमी तट से भी मिल रही हैं। इजरायली सेना ने छापेमारी करके कई फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। इजराइल को इनकी तलाश थी। इजरायली सेना ने 23 वांटेड फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी की बात कही है। पश्चिमी तट में पिछले कई दिनों से हालात बहुत तनावपूर्ण हैं। एक इजरायली लड़के के मृत पाए जाने के बाद वहां इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसा फूट पड़ी थी। इजरायली सेना का कहना है कि यह लड़का आतंकी हमले का शिकार हुआ है। हिंसक झड़पों के दौरान पश्चिमी तट में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान बड़े पैमाने पर आगजनी भी हुई थी। हिंसा और टकराव के बीच चिंता उन लोगों को लेकर भी है जिन्हें 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में हमास ने बंधक बना लिया था। बंधकों की रिहाई के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन किसी भी प्रस्ताव पर अब तक सहमति नहीं बन सकी है। इजराइल ने एक ताज़ा प्रस्ताव को खारिज करने पर हमास की आलोचना की है।
इजरायली अधिकारियों का कहना है कि हमास शांति प्रस्ताव में शर्तों पर शर्तें लगा रहा है। हमास का कहना है कि एक समझौते के तहत बंधकों की रिहाई का पहला चरण सरशर्त होगा और इसके बदले इजराइल को न केवल अस्थायी संघर्ष विराम करना होगा बल्कि गाजा से अपनी सारी सेना भी निकालनी होगी। उधर अमेरिका भी हमास पर ही शांति प्रस्ताव में रोड़े अटकाने का आरोप लगा रहा है। अमेरिका का कहना है कि इजराइल ने अपने रुख में काफ़ी नरमी पैदा की है, लेकिन हमास हठधर्मी दिखा रहा है। हमास को समझौता करना चाहिए और उसे दुनिया वालों और फिलिस्तीनियों को बताना चाहिए कि वो समझौता क्यों नहीं कर रहा। ये हमास है जो फिलहाल गजा में संघर्ष विराम में रुकावट बन रही है। मिस्र और कतर जैसे देशों की मध्यस्थता के बावजूद इजराइल और हमास के बीच संघर्ष का न थमना पूरे क्षेत्र के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। एक तरफ गाजा के आम लोगों के लिए मानवीय सहायता का सवाल है, तो वहीं इस पर भी मंथन किया जा रहा है कि महीनों से जारी ये टकराव आखिर कहां जाकर थमेगा। और बुलेटिन में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तब घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी। और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार। और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान, कजाकिस्तान समेत कई देशों में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते पाकिस्तान में 36 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। ओमान में करीब 18 लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो गई है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में लोगों को बाढ़ के चलते यातायात में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कजाकिस्तान में यूराल नदी उफान पर है। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। चलिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिकाना। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आपराधिक केस की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। अदालत में पेशी से पहले ट्रंप ने मुकदमे को अपमानजनक बताया। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले एक महिला को बड़ी रकम अदा की थी। ये पैसा पूर्व में रहे संबंधों पर मुंह बंद रखने के लिए दिया गया था। ट्रंप इन आरोपों से इनकार करते हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ऐसे पहले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो एक आपराधिक केस का सामना कर रहे हैं। ट्रंप ने मुकदमे को अपमानजनक बताया। एक और छोटा सा ब्रेक। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेट हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में चर्च में कुछ लोगों पर चाकू से हमला करने की घटना सामने आई है।
इस घटना को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित एक आतंकवादी हमले की संज्ञा दी गई है। इस घटना के संबंध में 15-16 साल के एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने अब तक हमलावर की पहचान उजागर नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के वेकली में स्थित द गुड शेफर्ड चर्च में एक पादरी और चर्च सर्विस के लिए इकट्ठा हुए लोगों पर चाकू से हमला किया गया। चाकूबाजी की घटना में बिशप मारमारी इमैनुअल समेत कुल 4 लोग घायल हुए हैं। इस घटना को ऑस्ट्रेलियाई पुलिस द्वारा धार्मिक भावनाओं से प्रेरित एक आतंकवादी हमले की संज्ञा दी गई है। पुलिस ने इस घटना के संबंध में करीब 16 साल के किशोर को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस ने अब तक हमलावर की पहचान उजागर नहीं की है, लेकिन पुलिस को मिले एक वीडियो में संदिग्ध कुछ लोगों से अरबी में बात करते हुए देखा जा सकता है। यह परेशान करने वाली घटना है। मैं लगातार हो रही इन घटनाओं को लेकर आपकी परेशानियों और चिंताओं को समझता हूं। मैंने न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स के साथ इस दुर्घटना को लेकर चर्चा की है। मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। मुझे पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों पर पूरा भरोसा है। हमले से गुस्साई भीड़ से आरोपी को बचाने के लिए पुलिस ने उसे चर्च के भीतर ही रोक रखा हुआ था। इस हमले के कारण चर्च के बाहर पुलिस और गुस्साई हुई बिशप के अनुयायियों की भीड़ के बीच झड़प हो गई। वहीं इस हमले के आतंकवादी हमले होने पर और जानकारी दी न्यू साउथ वेल्स की पुलिस कमिश्नर कॉरेन वेब ने। सभी सबूतों की जांच के बाद मैं इसे आतंकी हमले की संज्ञा देती हूं। इस घटना को लाइव स्ट्रीम किया जा रहा था। ऐसे कई सबूत हैं जो कि इस घटना को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होने की ओर संकेत कर रहे हैं। आरोपी करीब 16 साल का है। पुलिस उसे जानती है, लेकिन वह हमारी आतंकवादियों की निगरानी वाली सूची में नहीं था। बीते 3 दिनों के अंतराल में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में होने वाली चाकूबाजी की ये दूसरी घटना है। इससे पहले बीते शनिवार को सिडनी के वेस्टफील्ड बॉडी जंक्शन मॉल में इस तरह की घटना हुई थी। इस हमले में 5 महिलाओं समेत कुल 6 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। इस हमले में सिडनी पुलिस ने खुलासा किया है कि हमलावर का निशाना केवल महिलाएं थीं। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन की सबसे प्राचीन इमारतों में शामिल इमारत में आग लग गई। ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज भवन को इस आग से भारी नुकसान पहुंचा। आग इमारत की कई मंजिलों तक फैल गई। इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। आग पर काफ़ी मशक्कत के बाद नियंत्रण पाया गया। एक और छोटा सा ब्रेक। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं दुनिया का दिल। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो चिड़ियाघर में एक नन्हा मेहमान आया है जो कि कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर प्रजाति का एक नन्हा चूजा है। इस नन्हे मेहमान के दुनिया में आने से पहले सैन डिएगो चिड़ियाघर ने इसके अंडे को पूरी तरह से संरक्षण में रखा था। कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। 1980 के दशक में इन पक्षियों की संख्या मात्र 22 रह गई थी। लुप्त होने की कगार पर कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर पक्षियों की प्रजाति के लिए आई एक अच्छी खबर। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सैन डिएगो चिड़ियाघर में एक नन्हा मेहमान आया है जो कि कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर प्रजाति का एक नन्हा चूजा है। सैन डिएगो चिड़ियाघर में जन्म लेने वाला यह 250वां कैलिफोर्नियाई कॉन्डोर पक्षी है। अमेरिकी मछली और वन्य जीव सेवा के मुताबिक साल 2022 तक इन पक्षियों की कुल संख्या 561 थी। इस नन्हे मेहमान के दुनिया में आने से पहले सैन डिएगो चिड़ियाघर ने इसके अंडे को पूरे तरह से संरक्षण में रखा था।
इसे इंक्यूबेटर में रखा गया था। फिर अंडे का सीटी स्कैन किया गया। वन्य जीवों की देखभाल करने वाली विशेषज्ञ नोरा विलीस ने इस चूजे की सेहत का पूरा ब्यौरा दिया। इस सीजन में पैदा होने वाला यह पहला पक्षी है। कॉन्डोर रिकवरी प्रोग्राम की ओर यह एक अहम कदम है। सारी जरूरी जांचों के बाद यह चूजा अपने माता पिता के पास वापस जा सकेगा। सैन डिएगो चिड़ियाघर में साल 1982 में होल होल नाम का पहला कैलिफोर्नियाई कोंडोर पक्षी आया था। यह चूजा और खास हो जाता है क्योंकि यह होल होल का ही बच्चा है। कैलिफोर्नियाई कोंडोर नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है। 1980 के दशक में इन पक्षियों की संख्या मात्र 22 रह गई थी। लेट पॉइजनिंग इन पक्षियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मादा कॉन्डोर पक्षी हर प्रजनन सीजन में एक ही अंडा देती है। यही कारण है कि इनकी संख्या में इजाफा इतनी धीमी गति से हो रहा है। 1982 से हम इन पक्षियों की संख्या का बही खाता रख रहे हैं। होल होल हमारे चिड़ियाघर का सबसे पहला मेहमान था, इसलिए ये हमारे कंजर्वेशन प्रोग्राम से एक बहुत खास नाता रखता है। अब तक इसके कई बच्चे जंगलों में आजाद हवाओं से बातें कर रहे हैं। होल होल और मैक्सवे जोड़े के अभी कई और अंडे फूटने के लिए तैयार हैं। कैलिफोर्निया कोंडोर दुनिया में सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षियों की प्रजातियों में से एक है। इनके पंख 9 फीट तक लंबे हो सकते हैं और वजन 9 किलो से ज्यादा हो सकता है। यह पक्षी 50 से ज्यादा की उम्र तक जिंदा रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। भरोसा सिर्फ तेजी से नहीं, बना है सटीक खबरों से।